तारीख 31 दिसंबर 2020। दिल्ली के गाजियाबाद में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में कुल 4 मेंबर थे। हम इस परिवार के काल्पनिक नाम आपको बताने वाले हैं। परिवार के मुखिया का नाम सुरेश था। उनकी पत्नी का नाम आरती। उनके 2 बच्चे थे, 13 साल की डिम्पल और उनका एक बेटा रोहित जो कि 10 साल का था। पूरा परिवार आज बहुत खुश था क्योंकि नया साल आने वाला था। इसलिए सारा परिवार मिलकर 31 दिसंबर की रात को सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन इस परिवार को क्या पता था कि आने वाला नया साल इनके लिए कितना बड़ा मुसीबत वाला होगा। इसके बाद 31 दिसंबर की रात गुजर जाती है। नए साल की शुरुआत होती है। सुबह उठकर सुरेश सबसे पहले नहा धोकर भगवान के सामने माथा टेकता है। सुरेश एक सरकारी ऑफिसर था, इसलिए वह सुबह उठकर सबसे पहले अपना लैपटॉप खोलते हैं और उस पर मेल चेक करते हैं। आज भी उन्होंने ऐसा ही किया। सबसे पहले सुरेश लैपटॉप को खोलते हैं और मेल खोलते हैं। आज उन्हें एक न्यू आईडी से मेल आई थी और जब सुरेश उस मेल को पढ़ते हैं तब उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मेल में किसी ने उनसे 10 लाख की फिरौती मांगी थी और यह भी कहा था कि अगर आप ये पैसे नहीं देंगे तो आपके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। सुरेश अब पूरी तरह से घबरा जाता है, इसलिए वह यह बात सबसे पहले अपनी पत्नी आरती को बताता है। आरती पहले तो बहुत घबरा जाती है, लेकिन फिर वह सोचती है क्या पता कोई हमारे साथ गंदा मजाक कर रहा हो। सुरेश अपनी पत्नी को कहता है नए साल के दिन भला ऐसा घटिया मजाक कौन करेगा। फिर अगले ही दिन इन्हें फिर से मेल आती है और अब रकम को बढ़ाकर 10 से 20 लाख कर दिया गया था। मेल के अंदर यह भी लिखा हुआ था कि आप जितने दिन का समय लेंगे रकम उतनी ही बढ़ती जाएगी। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपके परिवार के 4 मेंबरों को मार दिया जाएगा। अब सुरेश को भी लगने लगा कि यह कोई मजाक नहीं है, सच में ये धमकी भरे मेल आ रहे हैं। इसके बाद अगले दिन उन्हें दोबारा से मेल आती है। मेल के अंदर लिखा हुआ था अगर आपने पुलिस को बताने की कोशिश भी की तो बहुत बुरा होगा। मेल में लिखा हुआ था आपके घर में कौन आता है कौन जाता है हम सब जानते हैं। इतना ही नहीं, हमें यह भी पता है कि आज आपने खाने में बनाया क्या, आपने कौन से रंग के कपड़े पहने। ये बात पढ़कर सुरेश घबरा जाता है। वो सोचता है कि भला उस आदमी को कैसे पता कि हमारे घर में आज क्या बना है। अब यहाँ पर सुरेश सोचता है कि शायद किसी ने चुपके से चोरी से हमारे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिए हो जिससे वह हम पर नजर रख रहा हो। इसलिए सुरेश और उसका पूरा परिवार पूरे घर की तलाशी करते हैं, देखते हैं कहीं पर कोई कैमरा तो नहीं या माइक तो नहीं, लेकिन कुछ उन्हें मिलता नहीं। इसके बाद जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे फिरौती की रकम बढ़ती जा रही थी। अब फिरौती की रकम बढ़ते बढ़ते 10 करोड़ हो चुकी थी। सुरेश और उसका पूरा परिवार सदमे में जा चुका था। उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। अब यहाँ पर सुरेश बेशक एक सरकारी ऑफिसर था, लेकिन उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो किसी को ऐसे ही दे दे। इसके बाद आखिर में सुरेश और उसके परिवार को ये फैसला लेना पड़ता है कि वे पुलिस स्टेशन जाएंगे, क्योंकि उनके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उन्हें अपने परिवार की चिंता थी। ये डर भी था कि कहीं उन्हें ब्लैकमेल करने वाला आदमी उनके परिवार को नुकसान ना पहुंचा दे। इसके बाद वे 23 जनवरी को पहली बार पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। सुरेश अपनी पत्नी को साथ लेकर पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और पुलिस को बताते हैं पिछले कुछ दिनों से उन्हें ब्लैकमेल कर रहे कुछ लोग मेल भेज रहे हैं। ब्लैकमेलर उनसे 10 करोड़ की डिमांड कर रहा है। सुरेश पुलिस को यह भी बताता है ब्लैकमेलर को उनके घर की हर एक चीज के बारे में पता है। हमारे घर पर किसने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं, आज खाने में क्या बना, मैं घर पर कितने बजे आया, ये सब कुछ उस ब्लैकमेलर को पता है। सुरेश ने यह भी बताया कि उनके घर के अंदर कोई भी कैमरा नहीं है। उन्होंने अपने घर की पूरी अच्छे से तलाशी भी ली है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि उस बंदे को हमारे बारे में सब कुछ पता है, वो पक्का हमारे ऊपर नजर रख रहा है या रखवा रहा है। पुलिस भी ये बात सुनकर थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि आखिर ब्लैकमेलर को उनके घर की बातों के बारे में कैसे पता। इसके बाद पुलिस की एक टीम सुरेश के घर जाती है। पुलिस करीब सुबह 11 बजे सुरेश के घर पहुंच जाती है और पुलिस घर के कोने कोने को खंगालना शुरू कर देती है। पुलिस को यह देखना था कि घर के अंदर कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे ब्लैकमेलर इस परिवार पर नजर रख रहा हो।
पुलिस को पूरा यकीन था कि उन्हें इस घर में कोई ना कोई कैमरा या माइक या कुछ ऐसा छोटा सा गैजेट मिल ही जाएगा, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। पुलिस सुबह से लेकर शाम तक घर में सुराग ढूंढती रहती है, लेकिन उन्हें मिलता कुछ नहीं। इसके बाद पुलिस ने घर के 2 मोबाइल और एक लैपटॉप को अपने कब्जे में ले लिया था। उन्हें लगा शायद ब्लैकमेलर ने इनके मोबाइल या लैपटॉप को हैक कर लिया हो, इसलिए पुलिस मोबाइल और लैपटॉप की जांच के लिए उसे ले जाती है। यहाँ पर पुलिस सुरेश और उसकी पत्नी को यह भी कहते हैं कि आप अपनी ईमेल आईडी और बाकी चीजों के पासवर्ड और आईडी बदल लो। अब यहाँ पर पुलिस 11 बजे उनके घर आई थी और शाम को करीब 6 बजे पुलिस घर से बाहर निकली। अभी पुलिस को घर से बाहर गए मात्र 10 मिनट ही हुए थे। सुरेश पुलिस को फोन करता है और उन्हें बताता है, आपके जाने के बाद हमें एक और मेल आई है। सुरेश ने बताया कि मेल में लिखा हुआ है कि आपने पुलिस को बुलाकर ठीक नहीं किया। अब आपके साथ और आपके परिवार के साथ जो होगा वो बहुत बुरा होगा। हमें पता है कि पुलिस 11 बजे घर के अंदर आई और 6 बजे तक घर की तलाशी करती रही, साथ में 2 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप भी लेकर गई। ये 5 पुलिस ऑफिसर वापस नहीं आने चाहिए। ये बात सुनकर पुलिस ऑफिसर का दिमाग भी घूम जाता है। वो उसी वक्त वापस लौट आता है। पुलिस ऑफिसर खुद मेल को पढ़ता है और मेल पढ़ने के बाद पुलिस ऑफिसर सोचता है, आखिर ब्लैकमेलर को ये सब कैसे पता चला, जबकि घर के अंदर कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं था। आसपास के लोगों को भी नहीं पता चला कि यहाँ पर पुलिस आई है। और अगर पता भी चल जाता तो ये कैसे पता चलता कि पुलिस क्या क्या चीजें लेकर जा रही है। पुलिस ने घर के अंदर कहां कहां तलाशी ली, मेल में ये सब कुछ लिखा हुआ था। अब पुलिस ऑफिसर को लगा कि हो ना हो दाल में कुछ तो काला है। अब घर के अंदर 4 मेंबर थे। पुलिस का शक इन 4 मेंबर पर गया, लेकिन सुरेश ने खुद पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेंट को दर्ज करवाया। साथ में उनकी पत्नी थी। इसके अलावा उनके 2 बच्चे थे, बेटा 10 साल का, बेटी मात्र 13 साल की। अब पुलिस ये बात सोचती है कि घर की 4 दीवारी के अंदर जो बात हो रही है वे बात घर से बाहर कैसे जा सकती है। अब पुलिस को लगा ये ब्लैकमेलर इसी घर में है और इन 4 में से एक है। इसके बाद पुलिस सबसे पहले सुरेश के मोबाइल को अच्छे से खंगालती है। सुरेश के मोबाइल से पुलिस को कुछ नहीं मिलता। इसके बाद सुरेश की पत्नी आरती के मोबाइल को खंगाला जाता है। उसके मोबाइल से भी पुलिस को कुछ नहीं मिलता। इसके बाद अब बारी आती है बेटी के मोबाइल को अच्छे से देखने की। अब यहाँ पर भी पुलिस को कुछ नहीं मिलता। बारी आती है बेटे रोहित के मोबाइल को देखने की। यहाँ पर रोहित की उम्र 10 साल की थी। उसके पास मोबाइल है तो नहीं, लेकिन वह डेस्कटॉप यूज करता है, कंप्यूटर यूज करता है और सारा दिन कंप्यूटर के आगे बैठकर गेमिंग वगैरह खेलता रहता है। जब पुलिस कंप्यूटर को अच्छे से देखती है तब इसके अंदर उन्हें अजीब तरह की ईमेल आईडी दिखाई देती है। पुलिस उस छोटे से बच्चे से बातचीत करती है, लेकिन पुलिस रोहित से सख्ती से बात नहीं कर सकती थी क्योंकि वह बहुत छोटा था। बाद में पुलिस प्यार से उस बच्चे से बात करती है। बच्चा पुलिस को सच बताता है। वह कहता है कि मेरा एक दोस्त है आदित्य नाम का, उसने ही मुझे ये नकली आईडी दी और कहा कि अपने माता पिता को मैसेज करो और पैसे मांगो। रोहित ने बताया कि वह अपने दोस्त को मना भी करता है, लेकिन आदित्य उसे बहुत मारता है। पुलिस को लगा कि हाँ, रोहित सच बोल रहा होगा। इसके बाद पुलिस ने आदित्य नाम के लड़के को ढूंढना शुरू किया, लेकिन पुलिस को पता चला कि आदित्य नाम का दोस्त रोहित का कोई है ही नहीं। मतलब कि रोहित 10 साल का बच्चा झूठ बोल रहा था। अब पुलिस के सामने बहुत बड़ी दिक्कत थी कि ये बच्चा सच बोले तो बोले कैसे। इसके बाद पुलिस ने रोहित के माता पिता को कहा कि अब आप प्यार से ही रोहित से सब कुछ निकलवा सकते हो। इसके बाद माता पिता ने बेटे से बहुत प्यार से बात की। तब रोहित ने धीरे धीरे पुलिस से भी दोस्ती की और बाद में सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया। उसने बताया कि दिसंबर महीने में स्कूल में छुट्टियां थी। उससे पहले स्कूल में साइबर सिक्योरिटी पर एक प्रोग्राम रखा गया था। इस इवेंट में बच्चों को बताया गया था कि साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर ब्लैकमेलिंग क्या होता है और हमें इससे कैसे बचना है। एजुकेशनल पर्पस के लिए बताया गया था। और इस इवेंट के दौरान बच्चों को यह भी सिखाया गया कि आप ईमेल आईडी कैसे बना सकते हो और इस ईमेल आईडी के जरिए ऑनलाइन चीज़ों को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो अपनी एजुकेशन के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए। अब यहाँ पर रोहित बच्चा था 10 साल का, लेकिन उसने इस लेक्चर को इतना ध्यान से सुना कि वो चीज़ें उसके दिमाग में बहुत असर कर गई।
उसने सोचा कि वह भी नकली फेक ईमेल आईडी बनाकर किसी को ब्लैकमेल कर सकता है। इसके बारे में रोहित ने यूट्यूब पर काफी वीडियोस को देखा ईमेल बनाने के बारे में और भी नई नई चीजें सीखी जो कि उस इवेंट में उसे नहीं बताई गई थी। अब रोहित ने सोचा कि वह इन सभी चीजों का कहां पर इस्तेमाल करे। रोहित ने सोचा कि क्यों ना बस हम घर से ही शुरुआत करें इन चीजों की। इसलिए उसने एक फेक ईमेल आईडी बनाई और अपने माता पिता को धमकाना शुरू कर दिया। रोहित घर में ही था, इसलिए सब कुछ उसे मालूम था कि माँ ने क्या बनाया है, बहन ने क्या बनाया है, माँ ने क्या खाया है, पिता क्या खा रही हैं, कौन कौन से रंग के कपड़े सभी ने पहने हैं। बस सब कुछ वो मेल में लिखता गया ताकि घर वालों को लगे कि कोई उन पर निगरानी रख रहा है और ये सब कुछ अच्छा सच सच लगे। इसके बाद जब पुलिस घर आई तब उसे यह भी पता था कि पुलिस कब आई कब गई, कितने पुलिस ऑफिसर आए थे। जाहिर सी बात है कि वह घर में था और यहाँ पर वो सभी चीजें दोबारा मेल में लिख देता है। अब पुलिस के सामने बहुत बड़ी दिक्कत थी कि 10 साल के बच्चे के खिलाफ कार्रवाई क्या की जाए। बच्चे का सिर्फ यही इरादा था कि वह जानना चाहता था क्या सच में ईमेल आईडी से ये सब कुछ ब्लैकमेलिंग वगैरह हो सकती है। इसके बाद पुलिस ने बच्चे पर कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं किया, सब कुछ माँ बाप पर छोड़ दिया। कहा कि आप अपने बच्चे को समझाएं और उस पर ध्यान रखें, ज्यादा देर तक बच्चे को इन चीजों से दूर ही रखें। टेक्नोलॉजी बच्चों के लिए होती है, ना कि बच्चों को बिगाड़ने के लिए। सही बात है, टेक्नोलॉजी से वो चीजें सीख सकते हैं, लेकिन गलत चीजें भी उतनी ही जल्दी सीख सकते हैं। तो इस तरह से एक छोटे बच्चे ने 10 साल की उम्र में जाने अनजाने में माँ बाप को 23 दिनों तक डरा कर रख दिया। इसलिए माँ बाप को इस चीज का पता होना चाहिए कि अगर बच्चा मोबाइल चला रहा है, बच्चा कंप्यूटर चला रहा है, तो कम से कम इतनी जानकारी होनी चाहिए कि वो आखिर कर क्या रहा है। जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अर्जेंटीना की बैंक में एक बार ऐसी रॉबरी हुई जो कि मनी हाइस्ट को भी फेल करती है। रियल लाइफ मनी हाइस्ट जिसे कहा जाता है, लेकिन उसका अंत थोड़ा सा ट्विस्टेड है। उस पूरी कहानी को सुनने के लिए आप राइट साइड वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए।